अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुक़द्दस वाट है और आज का खबरनामा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज 18 सितंबर 2021 है और सैटरडे आज। तो अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट की जितनी अपडेट्स हैं जो मेरे तक पहुंची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ उन न्यूज़ का, उन अपडेट्स का मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है, क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को वो किस जानिब लेके जा सकती हैं, उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में जाके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा कार्डेनो के इकोसिस्टम से मुतल्लक कि कार्डेनो के अंदर कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च होने वाली है, ताकि आप टाइमली उन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, लोएस्ट प्राइस पे वो बाय करें। और अगर वो ऊपर जाती हैं, ग्रो करती हैं, तो आप 10 टाइम 100 टाइम उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये ऐसे होता आ रहा है। तो ये इस वजह से मैंने कहा क्योंकि मैंने ही अपनी वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड किया था कि कार्डेनो की प्राइस इस वक्त जहां पे पहुंच चुकी है, अगर आपने 1-2 माह के लिए या 3-4 माह के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखा है तो अच्छा डिसीजन नहीं है। हाँ, अगर आपने 2-4-5 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म माइंड बना के इन्वेस्टमेंट करनी है कार्डेनो के अंदर, उसकी प्राइस अप्रिसिएशन से बेनिफिट लेना है, तो फिर बुरी चॉइस नहीं है। बताना दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपने लंबे अरसे के लिए यानी 4-5 साल इंतजार कर सकते हैं तो कार्डेनो आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म करनी है तो आप कार्डेनो में इन्वेस्टमेंट ना करें। हाँ, कार्डेनो को बाय जरूर करें। किस वजह से? उसके इकोसिस्टम, उसके ऊपर जो टोकन लॉन्च होंगे उनको आपने कार्डेनो दे के सस्ते दामों उनको खरीदना है। और होपफुली उनमें से अगर 4-5 प्रोजेक्ट भी ऐसे हो जाते हैं जो 4-5 माह के अंदर अंदर मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, मार्केट का जो कैपिटल है, तो आप कई गुना मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मार्केट का जो सबसे लोएस्ट क्रैश है पिछले 24 घंटे में, मार्केट थोड़ा जो है वो प्रेशर में रही सेल ऑफ के। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवर कर रही है। ये देख रहे हैं आप, आपको ग्रीन रंग नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आते हैं मोबॉक्स की तरफ। सबसे नीचे जो इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रॉप हुई है वैल्यू मोबॉक्स की वैल्यू जो है तकरीबन $6.73 को टच करके फिर नीचे आई है। इसकी प्राइस क्यों ऊपर गई थी? क्योंकि इन्होंने एक पिछले कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, इन्होंने एक गेम लॉन्च की। अब गेम लॉन्च होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि प्राइस ऊपर जाती, लेकिन प्राइस नीचे क्यों आ रही है? ओब्वियसली उसकी वजह जो है वही गेम है। जो एक्सपेक्टेशंस थी मोबॉक्स की उस गेम के साथ, यूजर्स को वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई हैं। इसी वजह से जो यूजर्स हैं अभी तक उनका ट्रेंड ये है कि वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप मोबॉक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएं और ब्रॉलर की गेम को आप चेक करें तो आपको एक्चुअली ये वाली गेम भी जो है उसमें फ्री अर्निंग के कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप जाके कहीं उसके अंदर अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो शायद इसी वजह से, चूंकि ज्यादातर अगर आपने जितने गेमिंग टोकन्स हैं, अगर इन्होंने मार्केट को कैप्चर करना है तो इनका बेस्ट आसान मेथड यही है कि आप यूजर्स को फ्री टू अर्न प्ले गेम्स ऑफर करवाएं, ताकि वो गेम्स को प्ले करें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और गेम को प्ले करके वो आपके नेटवर्क के ऊपर वो ट्रैफिक लेके आए, आपको उसका बेनिफिट हो और बदले में आप उनको रिवार्ड दें कोई ना कोई टोकन की सूरत में। शिबा के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। बहुत से लोगों ने कमेंट में कहा कि मैं बहुत नालायक आदमी हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ। जो आपको समझदार बंदा लगता है आपको उसकी बात माननी चाहिए। तो मेरे नालायक की राय यह है कि शिबा कॉइन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो आपको बेनिफिट देता है और मैं भी करता हूं। मैं अभी भी वेट कर रहा हूं, जैसे ही शिबा की प्राइस नीचे गिरेगी फिर दोबारा 7 सेंट 7 ये सतोशी, कुछ सतोशी इसकी वैल्यू है, अभी 8 के करीब है। जैसे ये वैल्यू 7 पे फिर ड्रॉप होगी मैं फिर बाय कर लूंगा। 9 पे आई थी तो मैंने सेल कर दिया, या मैं कोई वेट करूंगा कि 7 से भी और नीचे ड्रॉप करे तो मैं और बाय करूं। तो शिबा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। इसी तरह टीआरएक्स है, टीआरएक्स का एक इवेंट आने वाला है। टीआरएक्स और बीटीटी की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है, क्योंकि जस्टिन सन इनके प्रोजेक्ट को चला रहा है। सुशी स्वाप की वैल्यू जो है वो $16 को टच करके अब फिर $12-13 के ऊपर आ गई है। तो ये ड्रॉप क्यों आया, ये मैं आपको उसकी न्यूज शेयर करने लगा हूं। सुशी स्वाप के ऊपर तकरीबन $3 मिलियन का हैक हुआ है। इसके ऊपर एक, इसके लॉन्च पैड के ऊपर एक टोकन था, वो टोकन जो है वो हैक हो गया। एनएफटी ऑक्शन था उसकी। तो इस हैकिंग की वजह से सुशी स्वाप की प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है। अब कोई पता नहीं मजीद ड्रॉप हो या कोई पता नहीं, अब जो इसका आफ्टर शॉक था वो तो हो गया, अब शायद सुशी स्वाप दोबारा जो है वो रिकवरी की तरफ जाए। इसी तरह दूसरी न्यूज की तरफ आते हैं। ये बाइनांस के लिए न्यूज है जी। बाइनांस के लिए न्यूज जो है वो दिन ब दिन
बुरी न्यूज़ आती जा रही हैं। और ये जो न्यूज़ है अब बाइनांस के ऊपर, पहले तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी ना कि इन्होंने जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको इलीगली फ्यूचर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। ये मैं अमेरिकन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। पहले तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बाइनांस के खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। अब इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी चेंज हो गई है। एक तो वो चीजें भी जो इन्होंने इलीगल फ्यूचर ट्रेडिंग की ऑफर्स करवाई हैं अमेरिकन सिटीजन को, साथ साथ CFTC जो अमेरिका की एजेंसी है was already investigating whether Binance is illegal। ये देखें इलीगल जो एक्सचेंज की सर्विसेज दे रहे थे। नाउ CFTC is reportedly looking into inside trading claims, यानी बाइनांस की जो मार्केट मैनिपुलेशन है उसके खिलाफ भी अमेरिका में जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हैं। अब ये BNB होल्डर्स के लिए बहुत बुरी न्यूज़ हो सकती है। कोई पता नहीं इस न्यूज़ के आने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें फंड भी हो सकती हैं। ये न्यूज़, इस तरह की जो न्यूज़ है ज़रूरी नहीं वो प्राइस को बहुत बुरा डैमेज करे, लेकिन अगर आप देखें तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है BNB होल्डर्स के लिए और ओवरऑल ब्लॉकचेन के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है जो शायद मैं पिछले किसी वीडियो में मैंने नहीं बताई है। मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में जितनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनांस है, जैसे कोइनबेस है, जैसे FTX है, जैसे ओके एक्सचेंज है, इस तरह की सारी एक्सचेंजेस, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर हूँ, ये टाइम टू टाइम अपने यूजर्स को लेवरेज दे के, उधार दे के ट्रेडिंग करवाते हैं और जैसे ही उनकी ट्रेडें लगी होती हैं तो वो मार्केट मैनिपुलेट करके उनके अकाउंट वॉश करते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस मिस यूज कर रही हैं अपनी सर्विसेज का, मेरी नज़र में ये आने वाले वक्तों में अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होता तो ये मिनिमाइज लाजमी होगा। इस वजह से नहीं कि ये जो एक्सचेंजेस हैं ये अपने आप को चेंज कर लेंगे, इस वजह से क्योंकि इनका मुतबादल जो है वो आने वाले वक्तों में बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और इनका मुतबादल कौन है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे सुशी स्वैप है, जैसे यूनी स्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, एक तो वहां पे ऑर्डर बुक होती है, दूसरा वहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह की जाती है प्राइसेस पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये चीजें नहीं है, ना ऑर्डर बुक है, वहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिस बंदे ने जो करेंसी एक्सचेंज करनी है। एक्चुअली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मेन मकसद तो यही था कि भाई आप क्रिप्टो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करें, लेकिन ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अपने मुनाफे की खातिर लेवरेज देकर ट्रेडिंग करके, क्योंकि लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर उनको ज्यादा बेनिफिट है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अपनी सर्विसेज को मिस यूज कर रही हैं, जिस वजह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आने वाले वक्तों में ज्यादा मार्केट को डोमिनेट करेगी। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जो मार्केट कैपिटल है उसकी हिस्ट्री देख लें। 2017 की अगर आप बात करें तो ओवरऑल जो पूरी मार्केट का कैपिटल था वो $1 बिलियन भी नहीं था, और आज अगर आप देखें तो आपको कई बिलियन डॉलर का जो है कैपिटल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशन की वजह से, मिस यूजेस की वजह से मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होती जा रही है, तब तब जो यूजर हैं क्रिप्टो के वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं। तो ये जो है बाइनांस के लिए बुरी न्यूज थी। आगे आते हैं जी, बिटकॉइन लैंडर सेल्सियस और ब्लॉकफाई, ये दोनों लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो टोकन है। इनको अमेरिका की जो 2 स्टेट्स है, टेक्सास और न्यू जर्सी, वहां पे इनको रेगुलेशंस का मसाइल हैं, और ये मसाइल जो है आपस में अब मिल के, हालांकि देखा जाए तो टेक्निकली ये एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन जो कि दोनों के साथ जो है वो हुकूमत रेगुलेशंस की प्रॉब्लम चल रही है, तो दोनों साथ मिल के अब उसके साथ फाइट करेंगे। अच्छा, यहाँ ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था, मेरी नज़र में जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी जो हमारा रवायती बैंकिंग सिस्टम है उसको, और जो हमारी हुकूमतें हैं उसको ज़्यादा खतरा बिटकॉइन से नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज़्यादा खतरा 2 चीज़ों के साथ है, एक स्टेबल कॉइन्स के साथ, दूसरा लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ। क्योंकि अगर ये देखें, हमारा स्टेबल कॉइन क्यों बहुत बड़ा थ्रेट है हुकूमतों के लिए, उसकी वजह यह है कि जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो जब दिल करता है उस अपने पैसे को प्रिंट करते हैं। जैसे अमेरिका का जो US डॉलर है, पिछले 6 माह में जितना प्रिंट किया गया है, जितना पूरी दुनिया में US डॉलर सर्कुलेट कर रहा है, जितनी सर्कुलेशन सप्लाई है उसका 36%
आउट ऑफ थिन ईयर है। आउट ऑफ थिन ईयर का मतलब यह है, नॉर्मली कोई भी कंट्री अगर कोई पैसा अपना प्रिंट करती है तो बैक पे कोई उसके कोई गोल्ड होना चाहिए या कोई ना कोई यूनिवर्सल एसेट होना चाहिए। तो अमेरिका में 36% जो डॉलर है वो आउट ऑफ थिन ईयर है, उसके पीछे कोई मतलब कोई नेचुरल बैक के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं दूसरे लफ्जों में कि अगर आपके पास, मैं अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करूं, मैं 1 लाख रुपया बैंक के सेविंग अकाउंट में रखता हूं, बैंक मुझे फॉर एग्जांपल 8% जो है वो सालाना मुनाफा देता है। अब 1 साल बाद जब मैं बैंक से 8% ले रहा हूँ, उस वक्त मेरे अपना जो मेरी अपनी करेंसी है जो 1 लाख रुपया है वो इतना डी वैल्यू हो गया होगा कि मैंने जो 8% मुनाफा बैंक से लिया होगा वो भी जो प्राइस की वैल्यू डाउन होती है वो भी खा जाती है। जबकि स्टेबल कॉइन के साथ ये केस नहीं है। स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू जो है वो ऑलवेज जो है वो पेज रहती है डॉलर के साथ। तो एक तो ये स्टेबल कॉइन में है कि वो उसकी करेंसी स्टेबल रहती है। दूसरा ये कि अगर वो स्टेक करते हैं तो उसका मुनाफा जो है वो 10 से 20% है। यानी अगर मैं $1000 स्टेबल कॉइन स्टेक करता हूं, 1 लाख करता हूं, दोनों को साल बाद देखता हूं तो मैं स्टेबल कॉइन में ज्यादा मुनाफे में हूं। तो ये वजह है कि कंट्रीज को ये परेशानी है कि लोग अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए तो हमारी करेंसी का क्या बनेगा। तो उनको ये परेशानी है। और रवायती जो बैंकिंग सिस्टम है उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म से इस वजह से मसला है, क्योंकि बैंक का काम क्या है, बैंक के अपने पैसे तो होते नहीं है, वो इन्वेस्टर से पैसे लेता है और जो दूसरे इक्विटी ढूंढ रहे होते हैं, कैपिटल ढूंढ रहे होते हैं, वो मालदार लोगों से पैसे लेके उनको देता है। यानी ये बारोइंग और लैंडिंग सर्विसेज बैंक का काम ही यही है। तो जब ये लैंडिंग और ये बारोइंग की सर्विसेज सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ चले जाएंगी जहां पे कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही होगी, तो उस वक्त बैंकिंग सेक्टर तो सारा बैठ जाएगा। तो ये दो वजह है, ये दो मेन टारगेट होंगे क्रिप्टो मार्केट में कंट्रीज के और बैंक्स के। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये जो सेनेट में हुई है गैरी गैंसलर की मीटिंग, वहां पे इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। अच्छा, अब आते हैं जी लास्ट अपनी न्यूज की तरफ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये आपको न्यूज नजर आ रही है कि कार्डानो हैज मोर देन 2300 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेटिंग टू बी डिप्लॉयड। अब तकरीबन 2300 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर वेट कर रहा है कि कैसे ही, क्यों वेट इस वजह से कर रहा है, लॉन्च इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि यहां पे कोई टाइम लॉक लगा हुआ है जो मेरा ख्याल है किसी खास ब्लॉक नंबर पे जाके, हाँ टाइम लॉक लगा हुआ है 2333। तो उस पे जाके उसके बाद जाके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सारे कार्डानो के ऊपर डिप्लॉय होने हैं। तो ये वो वक्त होगा मेरे दोस्तों, अगर आप अच्छे अच्छे कार्डानो के प्रोजेक्ट को स्टडी करके उनके ऊपर अर्ली इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो 5-6 माह के अंदर उनमें सारे नहीं तो कम से कम 1-2 भी आपको 10 गुना 100 गुना प्रॉफिट दे दे तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। अब मैं एक आपके साथ वेबसाइट शेयर करने लगा हूं। ये जो आपका क्वेश्चन था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्डानो के ऊपर कौन कौन सा टोकन लॉन्च हो रहा है, तो ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूं, cardano-natives.com। आपने इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट को खोलना है तो यहां पे कार्डानो के ऊपर जितने ये आपको नजर आ रहे हैं ये सारे टोकन्स कार्डानो के ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक ये लॉन्च नहीं होते हैं उस वक्त तक आप सब दोस्तों के पास अपॉर्चुनिटी है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को 1 बाय 1 जाके स्टडी करें, उनकी टीम को स्टडी करें, ये फैसला करें कि आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यानी डेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने बारोइंग लैंडिंग जो टोकन्स होंगे उनमें करनी है, आपने एनएफटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने गेमीफाइड टोकन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, या इस तरह के ये जो सारे हैं ये इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ बताने लगा हूं, ये वाला जो टोकन है ये डीफाई टोकन है। ये टोकन इसको करना क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने इसको राइट क्लिक करके नया टैब खोल लेना, इसको यहां पे बंद कर देना और इसकी वेबसाइट पे जाके आपने स्टडी करना है कि ये प्रोटोकॉल है क्या। फर्स्ट लैंडिंग प्रोटोकॉल, यानी ये डीफाई टोकन है जो लैंडिंग की सर्विसेज देगा। अगर आपका लैंडिंग और बारोइंग के सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है और आप समझते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जो है शायद आने वाले वक्तों में ग्रूम करे, तो आप इसके ऊपर नजर रख लें। ये इनकी टीम है जी, टीम को आपने लाजमी स्टडी करना है। ये मेंटस इंद्रेस कार्डानो डेवलपर नंबर 1 प्लूटस, ये जो है कार्डानो का डेवलपर है
तो चूंकि ये कार्डानो का डेवलपर है तो रग पुलिंग वगैरह या इस तरह के चांसेस, आपने टीम को इस वजह से स्टडी करना है कि जो जो टीम आप समझते होंगे कि यार ये टीम मेंबर जो है एक वैलिड टीम है, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट सारी की सारी एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करनी, आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है अच्छी तरह। मैं कोशिश करूंगा इस दौरान कोई मुझे भी अच्छे कार्डानो के ऊपर आने वाले वक्तों में जो टोकन्स हैं अच्छे लगे तो उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आडा पे है, जैसे पेपाल के जरिए पेमेंट्स होती हैं इसी तरह का ये आडा पे है, ये पेमेंट सिस्टम है। यानी कार्डानो के जरिए कार्डानो के ऊपर ये ऐसा टोकन लॉन्च होगा जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ऑनलाइन पेमेंट्स की फैसिलिटी देगा। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप इजी पैसा के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पायोनियर के जरिए कर सकते हैं, आप पेपाल के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह ये एक पेमेंट सिस्टम है। ये एडक्स, ये इनमें से ये जो टोकन्स आपको अच्छे लग रहे हैं, उन टोकन्स को आपने मुख्तलिफ जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उन पे आपने सर्च करना है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो जब तक कार्डानो की अपनी लॉन्च नहीं होती है, जैसे कि एडेक्स है, तो उस वक्त तक तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में शायद आपको कोई ना कोई टोकन ऑलरेडी मिल जाए। और ये वाला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन है। इसी तरह ये डाओ है, यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप वन बाई वन सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करें। कुछ प्रोजेक्ट्स का अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट में उस प्रोजेक्ट से मुतल्लक मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।